नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के अंदर जो असिस्टेंट की वैकेंसी निकली थी, जिसका पेपर 6 फरवरी 2024 को हुआ था, तो उन लोगों ने उस पेपर के लिए जो शीट निकाली थी, मतलब जो सिलेक्टेड कैंडिडेट थे एलपीटी के लिए, उसका रिजल्ट उन्होंने 21 मार्च को निकाला था। जिसमें अप्रॉक्स उन्होंने जितनी वैकेंसी थी उसके 3.67 जो मल्टीपल है उसके कैंडिडेट उन्होंने सेलेक्ट किए थे, शॉर्टलिस्ट किए थे एलपीटी के लिए। तो उनका जो एलपीटी का एडमिट कार्ड है, जो उसकी वेबसाइट है, उसमें 29 मार्च को निकाला था उन्होंने। और एलपीटी के लिए जिस जिस स्टेट के रीजनल ऑफिस है वहां बुलाया था। जो इसके एग्जाम थे मेनली 8 अप्रैल से शुरू हुए थे। 8 अप्रैल को भी इसका एग्जाम था, 9 अप्रैल, 15 अप्रैल, 16 अप्रैल और 17 अप्रैल को। तो जैसे मैं बता रहा हूं यहाँ पर आपको, मेरा 8 अप्रैल के दिन देहरादून के जो रीजनल सेंटर है वहां पर मेरा इसका एलपीटी टेस्ट था। मैं एलपीटी टेस्ट के लिए आपको कुछ एक चीज बताता हूं कि एलपीटी टेस्ट में किस लैंग्वेज में हुआ था और जो अदर का होगा वो किस लैंग्वेज में होगा, और जो डॉक्यूमेंट उन्होंने मांगे थे वो क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगे थे। अभी मैं आपको दिखाता हूं। देखिए यहां पर मैं आपको दिखाता हूं, ये जो सामने दिखाई दे रहा है आपको, ये देखिए, ये एलपीटी टेस्ट है कि किस किस स्टेट का किस किस लैंग्वेज में होगा। जैसे देखिए यहां पर दिखाई दे रहा है अंडमान निकोबार हिंदी, आंध्रा तेलुगु, अरुणाचल इंग्लिश, आसाम का आसामीज में होगा, हरियाणा का भी हिंदी में, गुजराती का गुजरात में, उसके बाद आपका हिमाचल प्रदेश का भी हिंदी में, जम्मू कश्मीर का डोगरी है, उसके बाद लद्दाख का लद्दाखी, केरला का मलयालम। तो इस तरीके से कुछ ये स्टेट है और ये इनके रीजनल लैंग्वेज के टेस्ट दिखाई दे रहे हैं। अब बात करूं यहां पर, मैं आपको एक और चीज बता देता हूं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट उन्होंने इसके लिए मांगे थे। अब देखिए मैं आपको यहां पर बताता हूं, जब वहां गए थे हम सेंटर में, तो सबसे पहले जब हम मॉर्निंग में गए तो उन्होंने हमें एक कमरे के अंदर बिठा दिया। उस कमरे के अंदर बिठाने के बाद वहां पर उन्होंने हमसे एक लिस्ट दी। उस लिस्ट में हमें बोला गया कि आप जो जो डॉक्यूमेंट है उन डॉक्यूमेंट को इस सीक्वेंस से लगा दीजिए। मैं आपको सीक्वेंस बता देता हूं। आरएलटी का कॉल लेटर जो आया था हमारा ओरिजिनल, जिसमें की फोटो लगी हुई और उसमें जो साइन है एक्रॉस हुए हुए, ठीक है। उसके बाद डाटा शीट, जो डाटा शीट है मैं आपको बता देता हूं किस तरीके से भरनी थी। आपने बहुत से लोगों को डाउट है। यह है आरएलडी की डाटा शीट, इसका फर्स्ट पेज, उसके बाद देन आफ्टर ये सेकंड पेज और उसके बाद ये थर्ड पेज है। बहुत से लोगों को यहाँ पर इस सेकंड पेज के अंदर यहाँ पर सब्जेक्ट भरने में दिक्कत आ रही है। देखिए यहाँ पर जो है एसएससी, मतलब इसमें आपको हाई स्कूल के मार्क्स और उसकी डिटेल भरनी है। तो यहां पर जिसका अगर कोई सब्जेक्ट है तो एसएससी के अंदर आपने लिख देना है हाई स्कूल के सब्जेक्ट। बहुत से स्टेट में साइंस और आर्ट्स भी होती है, तो यहां पर अगर आपके कोई नॉर्मल सब्जेक्ट है तो कितना बड़ा कॉलम है नहीं, तो आप यहां पर हाई स्कूल के सब्जेक्ट लिख दीजिए और बाकी औरों में भी आप डिटेल भर दीजिए। जैसे आपका साइंस है तो साइंस लिख दीजिए, इंटर में आर्ट्स है तो कॉमर्स, उस हिसाब से भर दीजिए। इस सीट में बहुत लोगों को दिक्कत आ रहा था, ये डाउट मैंने क्लियर कर दिया। उसके बाद ये जो लास्ट पेज है, इस पेज में इन्होंने लिखा है साइन। तो इस पेज को आप पहले सब चीज भर लीजिए, इसको साइन छोड़ दीजिए। उसके बाद इन तीनों कॉपी की आप जीरोक्स करा लीजिए। उसके बाद जो साइन होंगे ना, एक में तो आप उन तीनों में आप साइन उनके सामने मारना, उसमें लिखा हुआ है कि उनके सामने साइन मारना है। ये चीज होगी आपकी आरएलडी डाटा सीट। आरएलडी डाटा सीट की आपने एक ओरिजिनल कॉपी और 2 फोटोस्टेट ले आना है, लेकिन जो फोटोस्टेट वाली है उसमें आपने जो साइन है वो साइन वाली जगह छोड़ देनी है और उनके सामने साइन करना है। अब मैं बताता हूं इसके बाद आपको जो जो चीज मांगी थी, एज प्रूफ। एज प्रूफ के लिए आपका आधार कार्ड ले रहे हैं या फिर आपके पास पैन कार्ड वगैरह है वो ले जाइए। आप ओरिजिनल भी ले आना है साथ में और फोटोस्टेट ले आना है, वो आपसे फोटोस्टेट ले लेंगे और ओरिजिनल को देखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको एक चीज बताता हूँ, बहुत से लोगों को डाउट था कि ओबीसी का सर्टिफिकेट कैसे ले आना है। तो ओबीसी सर्टिफिकेट के लिए मैं बता दूं, यहाँ पर जो ओबीसी का अगर आप फॉर्म भरा होगा तो उसमें नॉन क्रीमी लेयर का ऑप्शन आया था। ओबीसी का जो बेनिफिट है उन्हीं को मिलेगा जो नॉन क्रीमी लेयर में है। तो नॉन क्रीमी लेयर का जो सर्टिफिकेट है वो पिछले साल का मांग रहे थे, लेकिन बहुत सी जगह ऐसा भी बोला गया है कि आप इस साल का जमा कर देना। और रही बात ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो है आपका क्रूशियल डेट, मतलब जो आपका फॉर्म निकला था उससे पहले की डेट का भी मान ले रहे थे, लेकिन बहुत से लोगों से बोला है क्योंकि अप्रैल में चल रहे हैं तो नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो गया है, आप बाद में डिपॉजिट कर देना या फिर उनको मेल से भेज देना। उसके बाद यहाँ पर एक और चीज बताना चाहूंगा मैं आपको, जो अगर आप कहीं पर ही
एम्प्लॉय है तो वहां से वो एनओसी भी मांग रहे हैं। उसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कोई आपके पास है तो वो आपसे ओरिजिनल लेंगे, और साथ ही साथ जो भी मैं डॉक्यूमेंट बोला हूं सबकी एक एक कॉपी आपने फोटो स्टेट लेनी है। फोटो की आपको कोई जरूरत नहीं है, फोटो एडिशनली आप 2 या 3 रख लेना, ठीक है। ये तो हो गया आपके डॉक्यूमेंट। अब RLD जो टेस्ट होगा हमारा कैसे होगा, देखिए मैं बताऊं, जैसे मैं हिंदी वाली लैंग्वेज से हूं तो आपको हिंदी में यहाँ पर मैं बताऊं, हिंदी के लिए आपको कुछ नहीं करना है। हिंदी में जैसे मैं बताऊं, वहाँ पर सबसे पहले तो हमारा वहाँ पर एक नॉर्मल सा इंटरव्यू टाइप लिया कि उसको चेक कर सके इस बंदे को हिंदी आती है या नहीं आती है। मतलब हमसे नॉर्मल कन्वर्सेशन किया, लेकिन बहुत से सेंटर में उन्होंने कोई सा भी नॉर्मल टॉपिक, आपकी नॉलेज नहीं देखेंगे वो, लेकिन ये देखेंगे कि आप हिंदी बोल पाते नहीं बोल पाते, वो आपसे बोलेंगे। उसके बाद हिंदी न्यूज़पेपर का एक पैराग्राफ बोला, जो मतलब जिसकी भी जो रीजनल लैंग्वेज है उस लैंग्वेज का उसको वो पढ़ने को बोलेंगे अखबार, 5 या 6 लाइनें, जिससे चेक करेंगे कि उसको रीजनल लैंग्वेज आती है या नहीं आती है। उसके बाद आखिरी में डिक्टेशन होगा। डिक्टेशन में वो क्या करेंगे, जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज है, जैसे किसी की इंग्लिश लैंग्वेज है तो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, वो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, या फिर कोई भी ऐसा वहां पर मतलब 6 सेंटेंस पढ़ लेंगे। उस 6 सेंटेंस को आपने उसी रीजनल लैंग्वेज में कागज के ऊपर लिखना होगा। मैं उसका फॉर्मेट आपको दिखा देता हूं कि किस तरीके का ये फॉर्मेट था। देखिए यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं, इस तरीके से ये फॉर्मेट था। इसके अंदर देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, यहां पर वो जो बोल रहे थे इसके अंदर 6 लाइनें लिखनी है। देखो दिखाई दे रहा होगा आपको, ये लैंग्वेज उन्होंने बोलनी थी। तो इस तरीके का था, मतलब जिस भी लैंग्वेज में, जैसे मेरा हिंदी में था, हिंदी में उन्होंने 6 लाइनें बोली और 6 लाइनें ही साथ में उन्होंने यहाँ पर हमने लिखी। तो ये हो गया आपका LPT टेस्ट। तो इसमें नॉर्मली जो भी उस स्टेट से बिलोंग करता है तो उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी, जो अदर स्टेट का है उसको मे भी थोड़ा दिक्कत आएगा, क्योंकि अगर कोई है दिल्ली का और वो जा रहा है वेस्ट बंगाल का तो बंगाली में बोलेंगे और बंगाली में लिखने को भी बोलेंगे, तो वहां पर दिक्कत आ जाएगा। अब देखिए मैं बताता हूं आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या ले जाने हैं। सबसे पहले आपको हाई स्कूल और इंटर और ग्रेजुएशन की मार्कशीट और डिग्री, या फिर हाई स्कूल का है तो सर्टिफिकेट, साथ ही साथ अगर ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर है तो सभी की आपको मार्कशीट ले जानी है और साथ में फोटोकॉपी ले जानी है। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट आपको ले जाना है, SC या ST वाला जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो ले जाइए। EWS सर्टिफिकेट, तो बहुत से लोग EWS सर्टिफिकेट के बारे में बोल रहे थे। देखिए आपने जब फॉर्म भरा था तो पिछले साल के फाइनेंशियल ईयर में निकला था, वो EWS सर्टिफिकेट आपने ले जाना है। साथ ही साथ वो आपसे बोल सकते हैं कि आपको इस साल का भी सबमिट करना है, लेकिन वो उसके लिए रोकेंगे नहीं, आपको बोलेंगे कि मेल कर दीजिएगा हमें। OBC सर्टिफिकेट, नॉन क्रीमी लेयर को जो OBC सर्टिफिकेट बनेगा वो पिछले साल का और साथ ही साथ इस साल का भी। साथ अब यहाँ पर सबसे मेन चीज आती है करेक्टर सर्टिफिकेट। बहुत से लोग बोल रहे हैं कि हम गजेटेड अफसर को नहीं जानते हैं, लेकिन करेक्टर सर्टिफिकेट मेनली उन्होंने बोला है रेपुटेटेड पर्सन का ले जाना है, रिस्पेक्टेड पर्सन का। तो जरूरी नहीं है कि आप गजेटेड वाला ही ले जाइए, लेकिन मैं जहाँ तक मेरा जो मानना है आप गजेटेड का ले जाइए, 2 ओरिजिनल कॉपी, और साथ में उसकी आप जीरोक्स करा लीजिए, वो आपसे मांगेंगे। उसके बाद एडमिट कार्ड मांगेंगे आपका, RLT जो आपका टेस्ट है उसका एडमिट कार्ड मांगेंगे। RLT डाटा सीट जो मैंने आपको बताया है, एक ओरिजिनल और साथ ही साथ 2 फोटो स्टेट, लेकिन साइन किए हुए नहीं होने चाहिए, आप उनके सामने साइन करेंगे। अब देखिए यहाँ पर सबसे मेन दिक्कत जो आ रही है ना, ESM के रिगार्डिंग आ रही है। ESM को क्या क्या ले आना है सामान मैं बता देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले उनको ले आनी है ओरिजिनल डिस्चार्ज बुक और उसकी फोटो कॉपी। उसके बाद PPO का आपका कॉपी ले जानी है, एक PPO की जो आपका लेटेस्ट PPO है। उसके बाद अपेंडिक्स A है, अपेंडिक्स A को ले आना है, लेकिन बहुत सी जगह जैसे नेवी में है अपेंडिक्स A नहीं दे रहे हैं, तो जरूरत नहीं है। आप वो जो लेटर है जिसमें वो अपेंडिक्स A देने के लिए मना कर रहे हैं 2020 का, वो कॉपी दिखा के आपका PPO और डिस्चार्ज बुक से काम हो जाएगा। अभी जो सबसे मेन दिक्कत आ रही है, जिन्होंने डिसेबल ESM कैटेगरी से अप्लाई किया है तो उनके डॉक्यूमेंट में बहुत दिक्कत आ रही है, क्योंकि जो एज पर दी नोटिफिकेशन जो डिसेबल ESM की डेफिनेशन दी थी उन्होंने लिखा हुआ है एक्स सर्विसमैन हु व्हाइल सर्विंग इन आर्म फोर्सेस ऑफ द यूनियन वर्ल्ड डिसेबल इन ऑपरेशन अगेंस्ट द एनिमी और इन अ डिस्टर्ब एरिया शैल बी ट्रीटेड एज डिसेबल एक्स सर्विसमैन। तो इस डेफिनेशन या इस जो नोटिफिकेशन है इसके हिसाब से ये हुआ कि जो इंडिविजुअल CI एरिया के अंदर डिसेबल हुए हैं वही डिसेबल ESM के लिए एलिजिबल है इस नोटिफिकेशन के हिसाब से। उसमें डजंट मैटर एट्रीब्यूटेबल है या कुछ, क्योंकि जो इससे पहले के नोटिफिकेशनों में निकलता था उसमें एट्रीब्यूटेबल मांगते थे, लेकिन यहां पर जो इशू है यहां पर है कि वो आपकी जो डिसेबिलिटी है वो CI एरिया के अंदर होनी चाहिए। अभी बहुत से लोगों को ये डाउट है कि CI और जो फील्ड है उसमें दोनों सेम चीजें हैं, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए बता दूं CI और
जो फील्ड एरिया है दोनों डिफरेंस है। लेकिन नॉर्मली भाषा में क्या अगर हमारा जाता है, जो डिफेंस की लैंग्वेज है, अगर फील्ड सोचते हैं तो हम उसको सीआई एरिया ले लेते हैं और कागज में भी फील्ड लिखा हुआ है। तो ये चीज ध्यान देनी है, वो डिसेबिलिटी आपकी सीआई एरिया में होनी चाहिए। जैसे जम्मू का एरिया है वो है सीआई ऑप्स इन मॉडिफाई फील्ड, वहीं पर में जो उधमपुर धारवाड़ का एरिया है या फिर श्रीनगर का जो एरिया है वो है सीआई ऑप्स इन फील्ड। तो दोनों चीजों में आपको डिफरेंस पता चल रहा होगा, सीआई एरिया और फील्ड में। फील्ड डिनोट करता है आपका वहां पर जो टेरेन है, मतलब कैसा पहाड़ी है, उबड़ खाबड़ है या फिर नदी है। बाकी जो सीआई एरिया अब डिनोट करता है वो करता है इंसर्जेंसी का। तो आप सब लोग समझदार हैं कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। और मे भी कुछ अगर ऐसा इशू हुआ तो वहां पर अगर डॉक्यूमेंट वगैरह चेक होते हैं तो जिन्होंने गलत कैटेगरी से अप्लाई किया है या उनको पता नहीं है, मे भी बाद में उनके डॉक्यूमेंट वगैरह वो चेक हो सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं मैंने इस वीडियो से थोड़ा बहुत आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की। और किसी और बंधु का कोई कमेंट है या कोई और पूछना चाह रहा है मेरे से कि सर क्या चीज़ चाहिए, तो आप डेफिनेटली कमेंट कर दीजिए। मैं आपकी पूरी कोशिश करूंगा जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है उसके हिसाब से आपको जवाब देने की। थैंक यू, बाय, टेक केयर।